नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि बिल्कुल भी चुप्पी को यहां कमजोरी ना समझे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सरकार को ये बड़ी चेतावनी और साथ ही साथ असेंबली के अंदर जवाब दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें वक्फ बिल और साथ ही साथ एलजी के फैसले को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। आपने देखा कि पिछले कल किस तरह से एलजी की तरफ से कुछ ऑर्डर्स किए गए, ट्रांसफर ऑर्डर्स करने के बाद ये घमासान मच गया है और सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और सहयोगी दल सरकार को यहां पर जवाब देंगे। ये बड़ा मसौदा तैयार किया गया क्योंकि आज बैठक रखी गई। केंद्र सरकार को यहां आप देखिए 2 टूक चेतावनी दी गई है कि खामोशी को, चुप्पी को बिल्कुल भी कमजोरी ना समझें और अपने दायरे में रहकर काम करें। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से यह कह दिया गया है कि वो अपनी शक्तियां, अपना दायरा बखूबी जानते हैं और उसी में रहते हुए उन्होंने काम किया है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सेक्शन 55 जम्मू कश्मीर के अंदर इम्पोज है और उसी सेक्शन के अंदर रहते हुए, अपने दायरे के अंदर रहते हुए उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन आपने देखा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 2 प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले वक्फ बिल को लेकर बात रखी गई है और दूसरे में जो ट्रांसफर्स की गई हैं उसके लिए भी यहां पर आप देखिए किस तरह से प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब कश्मकश की स्थिति यहां पर कहा जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप और पलटवार यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। रविंदर सलाथिया हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ठीक है, तो साफ बताते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तमाम बड़ी बातें रखी गई, लेकिन फिलहाल बताते चले कि वक्फ बिल को लेकर जो बड़ा मोर्चा खोलने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है, जिसमें आपने देखा कि वक्फ बिल को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा के अंदर उसे पारित कर दिया गया, मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा के अंदर भी पारित कर दिया गया है, वहां पर भी मंजूरी मिल गई है। जहां अटकलें ये लगाई जा रही थी कि सरकार के पास मैंडेट है और इतनी लंबी बहस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने यहां पब्लिक डोमेन में सारी चीजों को रखा और उसके बाद आपने देखा कि जेपीसी का गठन किया गया, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई और उसके बाद यहां पर अलग अलग मौलानाओं से भी चर्चा हुई, कि राज्य सरकारों के साथ चर्चा हुई और बेनिफिट्स को गिनाने की कोशिश हुई कि अगर वक्फ बिल यहां पर लागू होता है तो मुस्लिम के जितने भी युवा हैं उन्हें रोजगार को लेकर लाभ मिलेगा, साथ ही पिछड़े जो लोग हैं उन्हें लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा, लुटेरे जो यहाँ वक्फ जमीन के हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बड़े मुद्दे को उठाया है, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और दूसरी तरफ एलजी की तरफ से जो ऑर्डर्स किए गए हैं उस पर सवाल निशान लगा दिए गए कि यहाँ पर ये काम किस तरह से कर दिया गया और क्यों किया गया है, और साथ ही साथ ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुप्पी को बिल्कुल भी कमजोरी ना समझें। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रविंदर सलाथिया हमारे साथ बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत रविंदर जी जुड़ने के लिए। उनके साथ हमारे साथ आप देखिए आबिद वानी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आबिद आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से आप ही की तरफ से सरकार को यहाँ चेतावनी दे दी गई, लेकिन एलजी तो कह रहे हैं कि अपने दायरे में रहते हुए उन्होंने पूरा काम किया है। देखिए आशा जी, यहाँ पर जो बात हुई है अंडरमाइनिंग द पब्लिक मैंडेट, उस बारे में बात की गई। ये सिर्फ कुछ ट्रांसफर्स का मसला नहीं है, ये ओवरऑल जितने भी इश्यूज है कि गवर्नर का कहाँ पर दायरा खत्म होता है और सीएम का कहाँ शुरू होता है, हम इसको ज्यादा इस बात को आगे, टॉपिक को, हीटेड डिबेट को आगे नहीं लेना चाहते। हम बस ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक मैंडेट यहाँ मिला है, जिसकी तारीफ खुद होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर प्लेटफॉर्म में की है और उसको एक अचीवमेंट के तौर पे बीजेपी ने देश भर में भेजा है, तो उस मैंडेट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि उसका उल्लंघन होना चाहिए। जहां कहीं पर हमें लगेगा कि हमारे जो हुकूक है या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हुकूक है उनका उल्लंघन हो रहा है, डेफिनेटली हम उस पर आवाज उठाएंगे और हम उसमें यूनानिमसली चाहेंगे कि सभी जो विधायक है वो इस पे एक ही पद में आ जाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ह्यूज मैंडेट को, एक इलेक्टेड मैंडेट को, उसकी रेस्पेक्ट की जाए और उसके लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। लेकिन आबिद जी आपने देखा नहीं कि एलजी की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके दायरे के अंदर ही रहते हुए काम किया गया और सेक्शन 55 को लेकर वो बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो उनकी समझ होगी लॉ की, उन्होंने उस हिसाब से जो उनको सही लगा होगा वो किया होगा। जो हमारे लीगल एक्सपर्टीज है, जो हमारा डोमेन है, खुसूसन केएस ऑफिसर्स के मुतालिक हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इस पे हम ज्यादा डिटेल्स के सामने आ जाएंगे। आज एक सत्र हुआ
जिसमें हमने सभी एलाइज को बुलाया कि हम आगे जाके जो स्ट्रेटेजी करने वाले हैं, किस तरीके से हम असेंबली में वो पेश करेंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, चाहे वो जो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके हुदूद या उसके इख्तियार पे कोई उल्लंघन हो, उस पर बात करना। तो आने लेकिन वाले वक्त में इससे नहीं ज्यादा डिटेल आबिद, जाएंगे। आबिद पावर्स को लेकर तो आपके साथ पहले भी बात हुई थी, उमर अब्दुल्ला के साथ भी बात हुई थी कि पावर्स नहीं है, ये बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने खुद ही कहा कि नहीं, पावर्स तो सब है मेरे पास, ऐसी कोई बात नहीं है, बिजनेस रूल्स की क्या जरूरत है, पावर्स तो पहले से ही पता है कि सीएम के पास कौन सी पावर्स रहने वाली है। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वो तो एलजी के ही दायरे में तो आता था। नहीं नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर उनके दायरे में है, तो इस पे कोई शक नहीं है। और हमने ये कभी नहीं कहा था कि बिजनेस रूल्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो अब्दुल रहीम राथर की अगुवाई में 12 मेंबरी कमेटी बनाई गई, जिसपे पूरा डेलिब्रेशन और डेलीगेशन हो। तो ये मुझे लगता है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि उमर साहब ने ये बोला है कि हमें कोई रूल्स की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस सेटअप में काम करने के लिए तैयार हूँ या कर सकता हूँ, एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, बजाय इसके कि जहां पर हमें लगेगा हमारे दायरे इख्तियार का उल्लंघन हो रहा है, हम उस पर आवाज उठाएंगे और उस पर एक स्ट्रेटेजी सामने लाएंगे। आतिया जी, रविंदर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हम तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर सामने आएंगे, कुछ बातें सामने रखी गई हैं जिसमें चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद प्रस्ताव को पारित भी किया गया। रविंदर जी आवाज आ रही है? अभी आई है, एक बार दोहराएंगे बोलिए। अपने बीच में? नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी की तरफ से जो बड़ी बातें रखी गई, वक्फ बिल को लेकर बैठक हुई, फिर उसके बाद जो पावर्स को लेकर बड़ा सवाल उठ गया कि एलजी की तरफ से जो ट्रांसफर्स किए गए हैं वो किस दायरे में रहते हुए किए गए। वो तो कह रहे हैं कि हमने मसौदा तैयार कर लिया है, असेंबली में हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले तो यही मैं कहूंगा कि जो आज इन्होंने मीटिंग की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और उमर अब्दुल्ला सीएम साहब ने और उनके तमाम एमएलए साहिबान थे, जो इल्जाम लगाया कि एलजी साहब ने ट्रांसफर्स किए हैं, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जो ट्रांसफर्स को लेकर बात की है तो वो बड़ा क्लियर है कि जैसे आपको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 2019 का है, उसमें ये बड़ा उनको क्लियर मैंडेट है कि वो कर सकते हैं। वो उन्होंने अपने वक्तव्य में भी ये कहा, जो उन्होंने किसी मीडिया को वहां पे उन्होंने दिया था, तो उन्होंने उसमें ये कहा गया कि मैं अपने डोमेन में रहा हूँ, मैं कहीं भी बाहर नहीं हूँ, जो भी किया है मैंने ठीक किया है, उसने कहीं भी गलत नहीं किया है। तो इसमें अब एनसी के प्रवक्ता अगर ये एक बात कह रहे हैं कि हम असेंबली में देखेंगे तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक रही वक्फ की बात, तो मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का और अमित शाह जी का। ये कल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और अब प्रेसिडेंट साहब की मोहर लगेगी और उसके बाद ये बिल बन जाएगा, एक्ट आ जाएगा। लेकिन उसमें भी तो रविंदर जी सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि मुस्लिम्स के साथ यहाँ पर भेदभाव करने की कोशिश हो रही है, उन्हें जलील करने की कोशिश हो रही है, उन्हें मिसलीड करने की कोशिश हो रही है, उनके हक यहाँ पर खत्म करने की कोशिश हो रही है। आशा जी, ये सिर्फ अपोजिशन का एक शगुफा, और ये हमेशा, चाहे वो 370 में रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक में रहा हो, चाहे वो राम मंदिर में रहा हो, ये हमेशा इसी चीजों को लेकर ये बात करते रहे हैं और अपोजिशन इसी काम में लगी रही, भड़काने में ही काम लगी रही, लोगों को आग लगाने में काम लगे। यहाँ पे भी उन्होंने ब्रेन वॉश करने की बहुत सी बात की है। मगर आज मैं कुछ मौलाना का यहाँ पर चैनल्स में इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो जो मौलाना पहले कुछ कह रहे थे बिल आने से पहले, मगर अब जो बिल आ गया है तो अब उनके भी सुर चेंज हो गया और वो भी कह रहे हैं कि ये हमारे फायदे की बात है और हमें जो पसमानदा मुसलमान लोग हैं उनको फायदा होगा। आपके पास आऊंगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। ये शौकत चौधरी हैं क्या हमारे साथ? आबिद, आबिद मैं आप ही के पास आऊंगी। वक्फ बिल को लेकर आपने सवाल उठा दिया है, उस पर भी प्रस्ताव पारित कर दिया, जेपीसी की तरफ से मंजूरी दी गई, उसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई, मुस्लिम मौलानाओं के साथ बातचीत की, राज्य सरकारों के साथ बातचीत की, जो बार बार मैं सवाल भी उठा रही हूँ। उसके बावजूद जब लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हो गया है, तो अब उसके विपक्ष में या फिर अलग तरीके से इस तरह से बयानबाजी कितनी सही है? क्योंकि राहुल्ला भी वहां पर मौजूद रहे जिनकी तरफ से बात रखी गई, फिर उनके साथ साथ आपने देखा आपकी मेंबर पार्लियामेंट भी वहां पर मौजूद रहे। देखिए आशा जी, मैं बड़ी सरलता से इसका जवाब देना चाहता हूँ और मैं कोई हाइपर रिलीजियस
पर्सन की तरह इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के साथ साथ एक मुसलमान होने के नाते इसका जवाब दूंगा। देखिए, अभी रविंदर जी बात कर रहे थे, हम वेलकम करते हैं वक्फ बिल के लिए। इन्होंने शायद बिल पढ़ा नहीं है, वरना ये ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि आज अगर मुसलमान के साथ ऐसा हुआ है, कल को हिंदू बोर्ड्स में भी ऐसा होगा। देखिए, मैं आपको सरलता से ये बोलूं कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 हिंदुस्तान का आइन मुझे इस बात के हुकूक देता है कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 26 मैं अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाऊं, तो इसमें किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए था। जहां तक आप स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे थे, कौन थे स्टेक होल्डर्स जिनकी अमेंडमेंट्स जेपीसी को गई और उन्होंने रद्द कर दी? एक भी 44 में से एक भी अमेंडमेंट की मंजूरी नहीं दी गई। और बेस्ड ऑन नंबर्स आप मेरी आस्था डिसाइड करेंगे। जहां पर मेरे आर्टिकल ऑफ फेथ का मसला होगा, आप नंबर्स पे उसको बेस करेंगे। जहां आपको 280 इन सपोर्ट मिले हैं, वहां आपको 230 इसके अपोजिशन में भी मिले। तो कोई यूनानिमिटी इस बिल में नहीं थी। ये मुसलमान वक्फ को कमजोर करने के लिए लाई सवाल गई ही तो यही है ना कि जब सरकार के पास मैंडेट था तो फिर इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की, रात 2 बजे तक बहस करने की क्या जरूरत थी? फिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की क्या जरूरत थी? खुद ही कर लेते। आशा जी, बिल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हुई है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, इनको मैंडेट है, लेकिन मैंडेट के बुनियाद पे आप मेरी आस्था का विषय डिसाइड नहीं करेंगे। जहां तक आपको मैंने बोला कि आर्टिकल 25 और 26 की कैसे वायलेशन हुई है, आपके पास आप देखिए हिंदू बोर्ड है, श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड है, क्या वहां पर मुसलमान मेंबर्स को आप इंक्लूड करेंगे? आपके पास तिरुपति का मंदिर है, उसका बोर्ड है तमिलनाडु में, आप उसमें मुसलमान को एंट्री देंगे? नहीं देंगे। तमिलनाडु में तो एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है, लेकिन वक्फ ने वहां पर कहा कि वो हमारी जमीन है। देखिए, अगर आप दूसरी ये कि सीधे सीधे तौर पर गृह मंत्री ने कह दिया कि गैर मुस्लिम वहां पर नहीं रहेगा आपकी इस पूरी कमेटी के अंदर, तो फिर क्या परेशानी है? फिर ये भी बताया गया कि मुस्लिम युवाओं को रोजगार को लेकर लाभ मिलेगा, पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा, महिलाओं को लाभ मिलेगा, जो लोग लूट खसूट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई ये बिल करेगा। आशा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री ने अगर ये कहा तो मुझे बताइए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी? आप मुझे बताइए कैसे करेंगे वक्त से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? क्या हमारी जमीनें बेच के करेंगे? देखिए, ये रिलीजियस एंडोमेंट्स होती हैं, ये मसला आस्था का है, ये कोई मसला ऐसा नहीं कि शौकत भी हमारे साथ है पीडीपी से। शौकत, वक्फ बिल को लेकर सवाल उठा दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर्स की गई हैं, क्या पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसमें खड़ी है? शौकत, आवाज आ रही है? सलातिया जी, वो कह रहे हैं कि कैसे आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, धर्म के बीच में ऐसे क्यों कर रहे हैं काम? आशा जी, ये मैं बता दूं, ये सिर्फ एक डर पैदा किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी में, और ये ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा हथकंडा है कि वो चाहते हैं कि वो तुष्टीकरण की नीति से काम कर रहे हैं और राजनीति उसी के ऊपर ये करी जा रही है। अगर मैं ये बात कहूं कि अभी इन्होंने कटरा की बात की है, कि कटरा श्राइन बोर्ड की बात की है, तो कटरा श्राइन बोर्ड ने, आपको मालूम है, वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसके बाद एक हॉस्पिटल भी बनाया वहां पर, और वो आज उस श्राइन बोर्ड से चल रहा है। मुझे ये बताएं, यहाँ पर एनसी के प्रवक्ता बैठे अभी बात कर रहे थे, एक भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई बच्चों के लिए कुछ स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बता दें कि इन्होंने इस वक्त ने क्या काम किया? जवाब दीजिए। और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो यूनिवर्सिटी बनाई गई तो अभी इनको वहां पर धर्म को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई नहीं होती है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। नारायणा जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर भी धर्म के आधार पर इलाज नहीं होता है। आशा जी आप मुझे जवाब देने थे, और मैं उम्मीद करता हूं आप गौर से सुनेंगे। इन्होंने बोला एक का नाम दीजिए, आप नाम सुन लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल्स, शाह वलीउल्लाह कॉलेज, दारुल उलूम देवबंद, अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी बीजापुर में उनका मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, और उसके साथ साथ अनगिनत जामिया हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने 25 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। और ये साहब बोल रहे कौन से हॉस्पिटल? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है, सर सुलेमान सैयद वक्फ हॉस्पिटल है, जमातुल फलाह हॉस्पिटल है। क्या बात कर रहे हैं आप? ढकोसले सुना रहे हैं लोगों को।
आप मेरी आबिद, आस्था का विषय नहीं टच कर सकते। मुझे ये नहीं, बताएं सलाम आप नहीं, हमारी एक आस्था पे नहीं लगा सकते। आबिद, मैं हिंदुस्तान का नागरिक 2013 होने के में नाते और मुसलमान सलाठी होने जी, के नाते टूथ एंड नेल अपोजिट मुझे बताएं वक्फ को दान देने वाली जमीन करते हैं ना? चले अल्लाह के नाम पे दान करते हैं ना? का नाम बताइए बोले मुझे आबिद, रविंदर जी, मैंने गिना दिया आप सलाठी जी, एक लोगों आपकी की सेकंड वेट जमीनों कीजिए। को बोर्ड के कितने हॉस्पिटल रविंदर हैं। जी, आप एक सेकंड। लोगों की आबिद, जमीनों पे चले, कमर्शियल चले, तौर पे आबिद हमारे जी, लोगों से पैसा लूट खसूट कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं और क्या काम एक कर रहे सेकंड हैं? रविंदर जी, एक चलो, सेकंड जवाब मिल प्लीज, गया आपको। एक सेकंड। आबिद, 2013 में आप ही गठबंधन के अंदर जो पार्टी यूपीए कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, 2013 में संशोधन करने की कोशिश होती है लेकिन लाभ नहीं मिलता, तो आज ऑपोजिशन में किस तरह से बैठ गई, यू टर्न क्यों मार लिया? देखिए, वो आप उस कांग्रेस वक्त के आप प्रवक्ता करते हैं हैं। 2013 में तो सही है, आज 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार कर रही है तो गलत है, ये कैसे मान लिया जाए? 2013 की अगर कांग्रेस ने कोई कोशिश, तो आप कांग्रेस से उसका सवाल पूछिए। आप नहीं, नेशनल आपका कॉन्फ्रेंस से क्यों आपका पूछते हैं? गठबंधन तो है ही है मैं ना, तो नेशनल इंडिया हमारा अलायंस का गठबंधन पार्ट है हमारा कि नहीं है? गठबंधन हमारा गठबंधन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे होता है, क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर शैली में पार्टी आती है, हम सेक्युलर तरीके से उनसे उनके तो साथ चलते सुने हैं। ना, और संशोधन मतलब जम्मू असेंबली में राहुल आज भी गांधी इनका को बोलने गठबंधन का है। मौका दिया गया, वहां पर राहुल गांधी ना बोलकर गोगोई बोल रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? फिर रात आशा 2 जी, बजे आपको तक खड़गे बोल रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए आशा जी, मैं कांग्रेस के लिए जवाबदार नहीं हूँ। मैंने नहीं, आपको अलायंस पहले ही पार्टनर बोला, तो मैं है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वो आप संसद के कांग्रेस अंदर आपके प्रवक्ता से अलायंस पूछिए। पार्टनर तो हैं। वो आपके हमारा अलायंस सिर्फ वक्फ बिल को लेकर नहीं था, हमारा अलायंस इसलिए था क्योंकि हम आइडियोलॉजिकली एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, क्योंकि हम एक सेक्युलर भारत चाहते हैं जिसको आज खतरा है। ये वक्फ बिल हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, जितनी मॉब लिंचिंग हो रही हो, ये तो सभी एंटी माइनॉरिटी चीजें हो रही हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये देश की दिशा किस तरफ जा रही है। अभी मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे दिए। ये फैला रहे थी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, हॉस्पिटल, मैंने तो आपको अनगिनत गिना दिया। आप इनसे ये सवाल कीजिए कि अभी तो आबिद रविंदर साहब ने जी, जवाब दे नहीं, दिया, आप आबिद एक बोलिए क्या सवाल झूठ और फैला है रहे हैं। जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि देखिए, 4 साल का समय दीजिए, 4 साल में मुस्लिम्स को खुद समझ में आएगा कि इस कानून के अंदर क्या बदलाव हुआ और कितना फायदा होगा, उसका क्या जवाब है? देखिए, 4 साल से पहले ही हमारे पास बिल है, आप बिल कम से कम पढ़ लीजिए। मैं इनसे भी दरखास्त करूंगा रविंदर साहब से, वो बाय टेबल ऑन टेबल ये बिल पढ़े और देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ वक्फ क्रिएशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वक्फ बाय यूजर क्या है, एक बार पढ़ लें, अब जाके इनको समझ आएगा मुसलमान क्यों बोल रहा है कि ये आबिद, बिल नहीं लानी चाहिए। मैं जब भी कोई डिबेट करती हूँ तो पढ़कर ही करती हूँ और पढ़कर मैं ही आप आती हूँ, मैं लेकिन मैं रविंदर जी, आपके माध्यम से रविंदर मैं आपके जी, माध्यम से सवाल यहाँ पर बीजेपी ये के उठ रहा है, वो प्रवक्ता कह को रहे हैं कि लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है, जो कहा जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है, जो हम कह रहे जवाब हैं वही दीजिए सही है। रविंदर जी, मैं नहीं तो मैं यहाँ जवाब पूरा देता बिल हूँ। पढ़ दूंगी फिर। मैं आबिद साहब मेरी बात सुनिए कि आप ये बताएं, ये जो वक्फ है ये अल्लाह के नाम पे दान दिया जाता है? मैं आपसे बिल्कुल थोड़ा सा अल्लाह के ये नाम पे दान पूछूं। दिया जाता है। जो जमीन या कोई आपने उसको दान देना है, अल्लाह के नाम पे देते हैं कैसे देते हैं? वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब है टू यूज दैट प्रॉपर्टीज इमूवेबल और मूवेबल फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ये है वक्फ का माने। आप लोगों ने उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, लोगों ने आपने जगह को बेच दिया, वो कैसे बेच दिया आपने? अगर वो वक्फ की जमीन जितने वक्त अगर कहीं पर इरेगुलरिटीज है तो इरेगुलरिटीज पे कानून लाइए, आपने तो पूरे प्रोविजन चेंज कर दिए। इसीलिए तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल लाया है। आप क्यों घबरा रहे हैं इन चीजों को लेकर? आपने तो मेरी जनता पार्टी ने जो बिल लाया है इन चीजों को रेगुलर करने के लिए और उसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गृह करने के मंत्री लिए ने तो बनाया कहा बिल। कि बिल आ रहा है, आ गया है और आ ही जाएगा, मानना ही पड़ेगा कानून को, क्योंकि लोकसभा के अंदर बिल पास हो गया है, राज्यसभा के अंदर बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास जाना है और उसके बाद 1 से 4 हफ्ते के भीतर यहाँ पर कानून ये बन जाएगा। तो मिसलीड क्यों आप लोग कर रहे हैं जनता को, वो समझ में नहीं आ रहा है। आप काइंडली मिसलीड का लफ्ज यूज ना करें, हम पूरा नॉलेज रखते हैं और पूरे अपोजिशन ऑन लॉजिक कर रहे हैं जो मैंने आपको गिनाए। जहां तक आप नंबर गेम की बात बोल रहे हैं तो बेशक इनके पास नंबर जो उन्होंने पास कर दिया, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, अभी भी उच्च न्यायालय है। हमें उम्मीद है कि सभी पार्टी जो उसकी अपोजिशन में है, चाहे वो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड हो या जितनी भी आइडियोलॉजिकल पार्टीज इसको कंडेम करती हैं, वो साथ में कोर्ट चले जाएंगे और चैलेंज करेंगे। आ रही हूं मैं। चलिए रविंदर जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो है ही। मुझे आबिद जी से एक प्रश्न पूछना है कि अगर
सब कुछ स्मूथ है वक्फ में, तो मुझे ये बताया जाए जो 40,000 जो केसेस हैं उसमें तो 25% तो मुस्लिमों ने ही केस किए हुए हैं वक्फ के ऊपर, वो क्यों किए हैं? चलिए आबिद जी जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, आप स्पेसिफिकेशंस ये यहाँ पर कोट करेंगे और उसको एक एक्सेप्शन जनरलाइज करेंगे, फिर आप रिलीजियस इंटरफेरेंस करेंगे। देखिए वो वक्फ का मामला है, अगर वक्फ कुछ इरेगुलरिटीज है उस पर बिल्कुल कानून लाया जाए। अगर आपको इरेगुलरिटीज करप्शन लग रही थी बिल्कुल, लेकिन आप तो बेसिक इस्लामिक लॉ प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जो इस्लामिक लॉ के हिसाब से बोर्ड चलना चाहिए तो आप तो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा कहना है, उस पर हमारा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसी बात को लेकर आई है कि इसको ट्रांसपेरेंट और आप रविंदर साहब बिल पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आप डिबेट पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आप जब जितना आपने पढ़ा हमने भी पढ़ा है, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जुड़ने के लिए। रविंदर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बिल सबको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से जनता को मिसलीड करने की कोशिश हो रही है, एक बार बिल के अंदर क्या कुछ है, बदलाव क्या है और उन बदलावों का फायदा किस तरह से होने वाला है, इसको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि जब आप कम नॉलेज रखते हैं तो वो काफी तरीके से घातक साबित हो सकता है। इसलिए बिल के अंदर है क्या वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि महिलाओं का हक मिलेगा, पिछड़ों को उनके अधिकार मिलेंगे, वक्त की जो संपत्ति यहाँ पर लूटने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि वक्त की जो जमीनें हैं वो लोगों को लाभ किस तरह से पहुंचा सकती हैं, उसको लेकर मसौदा तैयार किया जाएगा। तो एक बार पढ़ने की जरूरत जरूर है कि विपक्षी पार्टियां सही कह रही हैं या फिर सत्ता पक्ष के अंदर जो सरकार बैठी है वो सही कह रही है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।